राज्यपाल। चले सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्य सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। खंड विचार यज्ञ अनवरत 2 वर्ष तक चला है। समय समय पर मुझे आपके प्रयासों और कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रही है और आज मुझे एक बार फिर आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमें इस अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के को जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। साथियों,
स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत कई मायनों में विशेष है। ये धरती, इसकी सभ्यता, इसकी वैदिक परंपरा, ये युगों युगों से अमर है, क्योंकि किसी भी कालखंड में जब नई चुनौतियां आती हैं, समय नए सवाल पूछता है, तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। कोई न कोई ऋषि, महर्षि और मनीषी हमारे समाज को नई दिशा दिखाते हैं। दयानंद सरस्वती जी भी इसी विराट परंपरा के महर्षि थे। उन्होंने गुलामी के कालखंड में जन्म लिया था। सदियों की गुलामी से पूरा देश, पूरा समाज टूट चुका था। विचार और चिंतन की जगह पाखंड और कुरीतियों ने ले ली थी। अंग्रेज हमें हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं को नीचा दिखाते थे। हमें नीचा दिखाकर वो भारत की गुलामी को सही ठहराते थे। ऐसी परिस्थितियों में नए मौलिक विचारों को कहने का साहस भी समाज खो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल समय में एक युवा सन्यासी आता है। वो हिमालय के निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर तपाता है और वापस आकर वो हीन भावना में फंसे भारतीय समाज को झकझोरता है। जब पूरी अंग्रेजी सत्ता भारतीय पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी, जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। उन्होंने गुलामी के उस कालखंड में दबी कुचली राष्ट्र की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है,
जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान, वेदों की ओर लौटो, ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। उन्होंने गुलामी के उस कालखंड में दबी कुचली राष्ट्र की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है। जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। साथियों, स्वामी दयानंद जी युगद्रष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जालंधर में जो कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। आर्य समाज के ऐसे ही महाविद्यालयों में पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रही है। साथियों, यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस समय मंच पर मौजूद है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के
सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। आज देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में विमेन साइंटिस्ट मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश स्वामी दयानंद जी के सपनों को पूरा कर रहा है। साथियों, स्वामी दयानंद जी के एक विचार का मैं अक्सर चिंतन करता हूं, उसे कई बार लोगों को बोलता भी हूं। स्वामी जी कहते थे, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। इन सीमित शब्दों में इतना असाधारण विचार है कि शायद इसकी व्याख्या में कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन किसी विचार की असली ताकत उसके भावार्थ से भी ज्यादा इससे तय होती है वो विचार कितने समय तक जीवित रहता है, वो विचार कितनी जिंदगियों का परिवर्तन करता है। और जब हम इस कसौटी पर महर्षि दयानंद जी के विचारों को कसते हैं, जब हम आर्य समाज के समर्पित लोगों को देखते हैं,